नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि। कहते हैं पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे शूल ना हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज तमाम प्रतिकूल धाराओं में बहने के बावजूद तर्कवाल शो आपके लिए हर दिन एक ऐसे कार्यक्रम लेकर आता है, एक ऐसे शोज लेकर आता है जो सरकारों से सवाल करती है। चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम तमाम तरह से प्रतिकूल धाराओं में बहने के बावजूद न कभी किसी सरकार के सामने झुके हैं, न कभी किसी ताकत के सामने झुके हैं। आज इसी तरह की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियांश भारद्वाज। प्रियांश भारद्वाज जी से आज हम बात करेंगे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, जो कुछ भी आज इस देश में, आज इस राष्ट्र में, आज संसद भवन में हो रहा है, उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं प्रियांश भारद्वाज जी का परिचय दे देता हूं। प्रियांश भारद्वाज जी टीआईएस द इंडियन समिट के फाउंडर हैं। टीआईएस वही एक ऐसा संगठन है जो आज तकरीबन 1000 बच्चों का एक निःशुल्क कॉन्फ्रेंस कराने जा रहा है एमएनआईटी में, जो बहुत जल्द 24 और 25 अगस्त को होने जा रहा है। और टीआईएस में तकरीबन पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो कि पहली बार हो रहा है किसी भी एनआईटी या आईआईटी में कि एक फ्री कॉन्फ्रेंस किसी ने अनाउंस करी हो। और फ्री कॉन्फ्रेंस कराने की जिम्मेदारी प्रियांश भारद्वाज जी ने अपने कंधों पर लिया है। पहले तो हम आपसे आपके कॉन्फ्रेंस के बारे में ही जानना चाहेंगे। इंडियन समिट एक सोच है जिसके अंदर एक चीज को स्पेशली इम्प्लांट किया गया है कि किस तरीके से अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं वो एनयूएन और यूथ पार्लियामेंट का सही मायने में माना जाए तो एक स्वाद ले सके। प्रियांश जी, आपकी बात तो हो गई और टीआईएस की बात तो हो गई। आज संसद भवन में जो हंगामे हो रहे हैं और विपक्ष हर दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हमलावर है सरकार के ऊपर, चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पर हो, चाहे वो सिंदूर के मुद्दे पर हो, तो तमाम मुद्दों पे आपका क्या कहना है? और वहीं से शुरू करते हैं हमारी आज ये बात। इन मुद्दों के बाद में बात करें तो सबसे पहली जो चीज देखी गई है सदन के अंदर कि लेट नाइट सेशंस बुलाए गए हैं, स्पेशल सेशन से हटके। यदि हमने देखा है आपातकालीन स्थिति के अंदर स्पेशल सेशंस को बुलाया जाता है, जिसके अंदर सरकार को मुख्य तौर पे मेन समय में कम समय के अंदर वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बट यदि मॉनसून सत्र की बात करें हम, तो उसके अंदर ये चीज देखी गई कि लेट नाइट तक सेशंस चले, नेताओं के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो आपके अमित शाह जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक अभद्र भाषा का मेंटेनेंस देखा गया है कि दोनों तरफ से अभद्र भाषा मेंटेन की जा रही है कि हम इतना गंदा हो सकते हैं, आप इतना गंदा हो सकते हैं। ये लड़ाई बरकरार है। लेकिन उन्हीं चीजों के अंदर जो मेन चीज देखी गई वो ये देखी गई कि 8 से 9 बिल अभी तक पास हो चुके हैं। मेजरली मुख्य तौर पर यदि बिल को देखा जाए तो टैक्सेशन पे देखे गए हैं, स्पोर्ट्स एंड गवर्नेंस के ऊपर देखे गए, और यहाँ तक कि शिक्षा के ऊपर भी कई सारे प्रावधान ऐसे लाए गए हैं जो मुख्य तौर से इस समय में जरूरी थे। ठीक है, जहां तक गोवा की बात करी जाए तो गोवा काफी टाइम से साइडलाइन किया हुआ था सरकारी प्रोपोगेंडा के जरिए से, या फिर व्यक्तिगत आधार पे यदि आप गोवा को देखें तो थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ जाता है। लेकिन हम लोग अगर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेके चले तो गोवा भी एक संपूर्ण हिस्सा है। चाहे मेजरली जो है गोवा, वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का ज्यादा काम देखा गया। बट पहली बार सदन के अंदर जो सीटें रिजर्व करने का मुद्दा देखा गया, उसके अंदर जो स्पेशल ट्राइब्स है या फिर ट्राइबल इश्यूज जो निकाले गए थे वहां पे गोवा के अंदर, वो देखे गए जहाँ पे रिजर्व सीट फॉर ट्राइबल पीपल को निखर के आई हो। हाँ जी, ये विधानसभा में और लोकसभा की बात हो रही है। विधानसभा की मुख्य तौर पे ये बात की जा रही है कि विधानसभा में सीटें रिजर्व की जाए एसटी समाज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक सीट, एक या फिर जितने भी प्रतिशत की सीट रिजर्व की जा सकती हो वो रिजर्व की जाए। आगे बढ़ते हम लोग, टैक्सेशन पे बात हुई थी और अभी सदन में टैक्सेशन का भी मुद्दा आया। टैक्सेशन का मुद्दा आया है जिसके अंदर मुख्य तौर पे मणिपुर के लिए बात करी गई है, जिसके अंदर मणिपुर की स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी से अलाइन करने का काम किया गया, जिसके अंदर काउंसिल जो एब्सोल्यूट काउंसिल थी उसको स्टेट काउंसिल के साथ कनेक्ट करने के लिए बताया गया। हाँ, जहां तक टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट 2025 की बात करी गई तो उसके अंदर स्ट्रीमलाइनिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस को काटा गया। पहले जब हम लोगों ने लास्ट में 2018 या 19 के अंदर सत्र बुलाया गया था जीएसटी के ऊपर स्पेशल सेशन, तो उसके अंदर ये चीज देखी गई थी कि किस तरीके से विपक्ष ने कितने सारे पॉइंटर्स बताए थे। तो राजनीतिक फेलियर भी हो सकता है या फिर क्राइसिस भी हो सकता है कि उस टाइम पे बिल हमें जरूरी में इंप्लीमेंट करना पड़ा, पर सरकार की तरफ से एक अच्छी चीज देखी गई कि स्ट्रीमलाइनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस को अपनाया गया अपनी तरफ से, कि किस तरीके से जो जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2025 के अंदर आया टैक्सेशन मूलतः टैक्सेशन के बेस पे, तो उसके अंदर काफी सारे प्रावधान डाले गए, जिसके अंदर अभी आने वाले समय के अंदर इनकम टैक्स के ऊपर भी चर्चा होगी। मतलब टैक्सेशन बिल के अंदर ऑलरेडी इतने सारे अमेंडमेंट थे
कि उनको इनकम टैक्स बिल भी वापस इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, जिसके अंदर वापस से अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। तो सरकार अपने 15 मेजर बिल्स की तरफ आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से मॉनसून सत्र को एक तरीके से प्रोडक्टिविटी की तरफ हम देखते हुए। ये देखने को मिला कि मॉनसून सेशन को भारतीय जनता पार्टी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने कई बार आरोप भी लगाए कि ये भाजपा की सरकार है, जो भाजपा के पक्ष के लोग हैं वो इस सेशन को चलने नहीं दे रहे हैं। और ये चीज, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सत्ता पक्ष कहीं से भी दखल अंदाजी कर रहा होगा, सेशन को नहीं चलने दे रहा होगा। ये थोड़ी सी अनपच सी बात है, ये पचने लायक बात नहीं है। लेकिन अगर देखें, एक चीज जो मेजरली हम लोग देख पाते हैं कि दूसरे दिन इन तमाम बिल्स को पास करा लिया सरकार ने, और उसके बाद से चर्चों के सिलसिले चालू हुए हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रहा है और उसके एसआईआर की चर्चा की मांग कर रही है विपक्ष। तो इन तमाम मुद्दों पे भी अगर हम लोग थोड़ा सा रोशनी डालें। सबसे पहले यदि बिल कवर करना चाहें हम, तो जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल को यदि देखा जाए 2025 के, तो माइनर ऑफेंसेस को भी कंसीडर किया गया कि माइनर ऑफेंसेस को किस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लाया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर IIM गुवाहाटी को मूलतः इस तरीके से मतलब मुद्दा बनाया गया कि इसको किस तरीके से हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ढाल सके, कि ये चीज IIM को लेके बहुत जरूरी थी। IIM गुवाहाटी के अंदर नया विस्तार हो रहा है, बनाया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करा जा रहा है, तो अच्छी बात है। विकास की भी बातचीत हुई है इसके अंदर। जियो हेरिटेज के लिए बात करें तो इंडिया एक टूरिज्म हब बनता जा रहा है। माइनिंग एंड मिनरल्स पे भी बात करी गई कि जैसे मैंने अपने शुरुआत की वक्तव्य के अंदर ही ये चीज बताई थी कि माइनिंग पे भी बहुत बड़े रूल्स स्थापित हुए हैं। एक तो पूरा का पूरा बिल ही स्थापित कर दिया गया है। और वहां तक जहां तक स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो नेशनल डोपिंग टेस्ट के अंदर वाडा की कंपलसरी जांच को बिठाया गया है, जिसके अंदर वाडा के जो क्राइटेरिया थे वो किस तरीके से मैच हो सके उसको स्थापित किया गया। और गोवा के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये चर्चा बिल्स पे यहीं पे खत्म होती है और हम लोग बढ़ते हैं आगे SIR की तरफ। जो बिहार में आज राजनीतिक सरगर्मी है, चुनाव है, सब लोग जानते हैं कि नवंबर के महीने में वहां चुनाव होता है, अक्टूबर के महीने में भी कराया जा सकता है। तो इस चुनाव को लेकर एक पुनरीक्षण सा चल रहा है वहां पे वोटर लिस्ट का, और विपक्ष इस चीज को लेकर हमलावर है सरकार के ऊपर, और डेलीगेशंस गई, सुप्रीम कोर्ट में बात गई, लेकिन कहीं से कुछ रोकथाम की कोशिश नहीं की जा रही है। और एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अजीत अंजुम, और उन्होंने कई तौर पे कई तरीके से वहां के धांधलेबाजी को, चुनाव आयोग के धांधलेबाजी को उजागर किया है अपने माइक पे, अपने कैमरे पे, अपने चैनल पे। उन्होंने कई रिपोर्ट्स दायर किए हैं, कई रिपोर्ट्स दिखाए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। राहुल गांधी ने पिछले 8-10 दिनों में 3 बार ये कह दिया है कि चुनाव आयोग को हम छोड़ेंगे नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी इस चीज के लिए तैयार रहें कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो विपक्ष इस तौर पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग चुनाव का बॉयकॉट भी कर सकते हैं अगर SIR को रोका नहीं गया और इलेक्शन कमीशन ने एक निष्पक्ष तौर पर व्यवस्था नहीं बिठाई। तो इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आपका क्या कहना है? यदि हम SIR की बात करें तो विपक्ष की तौर से ये चीज भी बोली गई है कि वोटों की साफ साफ चोरी की जा रही है। ठीक है, अनकंसिडरिंग, अगर आप कंसिडर नहीं करते इन सारे फैक्ट्स को, तो सबसे मेन चीज जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि तेजस्वी जो खुद है और उनकी जो वाइफ खुद है, उनका खुद वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। तो एक राजनीतिक ब्लंडर दिखाई देता है इसके अंदर कि SIR की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप बिहार में पहला इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जहाँ पे जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अनपढ़ है, इतनी ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, इतना ज्यादा टेक्निकली इतना समझती नहीं है। फिर वही मॉडल जो आप ऑलरेडी फेल कर चुके हैं उसको आप राजस्थान के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखते हैं। एक पायलट मारना चाहिए, लेकिन बिहार जो है वो सही क्षेत्र नहीं है। हाँ जी। और एक जो टेक्निकल ब्लंडर देखा गया वो मैं ऑलरेडी स्थापित कर चुका हूँ कि तेजस्वी जो यादव है उनका खुद ही स्टेब्लिशमेंट गायब है वहां से, और उनकी वाइफ का भी। तो जिनकी पार्टी इतने टाइम तक सत्ता के अंदर रही, बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर इतना अच्छा रोल प्ले करती है, उनका खुद का इनाम नहीं है। तो एक तरीके से मेरी नजर में राजनीतिक फेलियर है कि किस तरीके से आप इस चीज को SIR को कंसीडर कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के आता है यहाँ पे कि एक स्टेट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर खराब हो चुका है, और जब आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में तो वैसे ही ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है वो ऑलरेडी इतनी दूर दूर है। डेटा स्टेटा किस तरीके से बैठा जाएगा, स्ट्रेटेजी बिल्कुल निपुण है, स्ट्रेटेजी आप बना ही नहीं पाएंगे किस तरीके से। तो SIR जो है वो सही मायने में यदि वोटों की चोरी नहीं, क्योंकि चोरी शब्द कहना बहुत गलत है, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे काफी ज्यादा गलत। राहुल गांधी ने चोरी की बात करी है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटका के एक विधानसभा में देखा और वहां पे देखने को मिला कि 50, 60 और 65 साल के कई बुजुर्गों के नाम जोड़े गए हैं और 18 साल के कई युवाओं के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पास एटम बम है, जिस दिन रखूंगा उस दिन फट जाएगा और चुनाव आयोग बच नहीं पाएगा। और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में भी निकल कर आता है कि देवेंद्र फडणवीस की सीट पर धांधलेबाजी की गई है और तमाम तरह के धांधलेबाजियों के आरोप
आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी भी ये बताया नहीं आकर कि ये सारे आरोप झूठे हैं, या फिर कोई प्रूफ देने की कोशिश नहीं की है, कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया, विपक्ष को बुलाया नहीं, समझाया नहीं कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया। तो बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पे आप बेशक कह लें कि वहाँ पे अनपढ़ता बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी तो डेटा है कि वहाँ पे महज 7% लोग हैं जो 12वीं पास है, महज 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, महज कुछ प्रतिशत लोगों के पास वहाँ पे बेसिक चीजें हैं। लोगों का जीवन उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड और जॉब कार्ड में ही निकल जाता है। उनके जीवन को प्रमाणित ही करते हैं ये 3-4 कार्ड। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बाढ़ झेलती है, जो भुखमरी का शिकार हो चुकी है, बिहार की जनता आपको कहाँ से लाकर देगी इन तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हर साल बाढ़ में बह जाता है उनके? तो उन चीजों पे आपका क्या मानना है? यदि हम बाढ़ परिस्थ एरिया की बात करें तो वो सारी चीजें हम लोग एक बार यदि साइडलाइन करके भी चलें तो बिहार के अंदर अभी मूलतः मुद्दा ये होना चाहिए कि चुनाव हो और चुनाव फ्री एंड फेयर हो। किसी राजनीतिक प्रोपोगेंडा के जरिए से चुनाव नहीं हो, चुनाव हो बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार कि यदि मूलतः रोटी कपड़ा मकान यदि मिल पाए तो इस बेस पे चुनाव होना चाहिए। अब यदि किसी पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि एक SIR जैसी चीज घोषित करने से वे चुनाव निकाल लेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, और ये चीज पूरे हिंदुस्तान की स्टेटा के ऊपर एक पॉलिटिकल फेलियर का एक्सक्लेमेशन मार्क छोड़ के जाएगी कि क्या बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा जरूरी हो गई थी कि बाकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया। यदि बिहार को मूलतः रूप से देखा जाए तो जो सबसे मेन प्रश्न उठता है वो ये है कि बिहार में चुनाव हो, कि बिहार में चुनाव होना इतना कंपलसरी हो गया है कि इतने ज्यादा इम्प्लीकेशन देखे जाते हैं। चाहे वो हम महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर देखें जहाँ पे आपके AIMIM के जो एक लौते दूसरे सांसद जो थे इम्तियाज जलील, जिनकी सीट पे भी हेराफेरी देखी गई, ठीक है, बिहार के अंदर भी वो सेम स्ट्रेटा अपनाया जा रहा है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी लागू कर दीजिए, ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट ला दीजिए जिसके जरिए से आप चुनाव जीत जाएं। तो एक तरीके से राजनीतिक फेलियर है। बिहार और संसद भवन की तमाम गतिविधियों और चर्चों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री ने कई बार अपने पीठ थपथपाए कि ये युद्ध हमने जीता, और पाकिस्तान वालों ने भी अपनी पीठ थपथपाए कि युद्ध हमने जीता। और उसी बीच में जो ना 3 में थे ना 13 में थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो युद्ध से 3-4 दिन पहले तक कह रहे थे कि पाकिस्तान और उनका अपना हजारों साल का अपना मसला है, जो कि कश्मीर का मसला हजारों साल का नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो फिर भी इसको इस्लामिक मसला से जोड़कर कह रहे थे कि हजारों साल पुराना मसला है। तो और आगे बढ़ते हैं और वो कुछ दिनों के बाद ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हमने कराया, और अभी तक तो 29-30 बार वो रिपीट कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया। और भारत भी कह रहा है कि नहीं ये लड़ाई हमने लड़ी, हमने जीती, हमने रोकी लड़ाई, पाकिस्तान के कहने पे रोकी। और प्रधानमंत्री ने कह दिया सदन में कि विश्व के किसी नेता ने हमें युद्ध रोकने को नहीं कहा। इन तमाम मुद्दों पे अब आपकी राय जानना चाहिए। तो जब सबसे पहले पहलगांव की चीज पे या फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चीज पे यदि बात की जाए तो जो चीज मेरी पंक्ति दिमाग में आती है दिनकर साहब की वो ये है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्यात। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके यहाँ पर। यकीनन ये बात तो, अगर इनसे मैं एक और कुछ चीजें ऐड कर दूं कि तटस्थ की बात आपने कही, तो अपराध उन तमाम देशों के भी लिखे जाएंगे जो भारत में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 लोग, जो 26 मांग उजड़े और जो 26 परिवार उजड़ गए, उनके लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, कोई देश भारत के समर्थन में नहीं बोला, कोई देश पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बोला। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी दिखाता है कि किस तरह से जयशंकर जी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी की एकदम बर्बादी ही कर रखी है। लेकिन उसमें आप जो एडअप करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी की भी बात है और गोरे चेहरों को कब तक पूजा जाएगा। यकीनन ठीक है, आप रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप सब चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और सबसे मूलतः आधार पे ये चीज बोली जाती है कि इंडिया सोवरेन स्टेट है। तो कहाँ सोवरेनिटी चली जाती, कहाँ पे ये सारी चीजें चली जाती है कि गोरे चेहरों को नहीं पूछा जाए। तो मूलतः आधार पे यदि हम हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई को यदि देखा जाए तो पहले क्रेडिट की लड़ाई वहां हुआ करती थी, रैप इंडस्ट्री में हुआ करती थी, गानों की इंडस्ट्री में रॉयल्टी की जैसी चीज को लाया गया, वहां लड़ाई हुआ करती थी। ब्राउन रंग किसने लिखा, इस चीज पे विवाद किया जाता था या इस चीज पे विवाद चला जाता था। यदि आज की पॉलिटिक्स के अंदर भी देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसने सॉर्ट कराया, किसने कॉम्प्रोमाइज कराया, उस चीज का क्रेडिट खाने की सारी योजनाएं चल रही है कि अमेरिका में बैठा हुआ एक गोरा चेहरा अब गोरे बताएंगे कि काम किस तरीके से होगा। वही गोरा जिसने 25% का टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है, और आज प्रधानमंत्री ये कहने में हिचकिचाते हैं कि ट्रंप ने झूठ बोला है। यकीनन
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया प्रियांशु जी ने हमारे सामने कि ब्राउन रंग का किसी को पहले क्रेडिट चाहिए होता था कि बादशाह ने लिखा या हनी सिंह ने लिखा। ठीक उसी तरह से अब तमाम देश ये क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि ये युद्ध हमने रुकवाया, ये युद्ध हम, ना कि भारत ने ही उसे युद्ध कहा, ना पाकिस्तान ने उसे युद्ध कहा, लेकिन बिल्कुल। देख, यदि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की यदि बात की जाए, चार व्यक्ति 4 लाख की सेना के सामने हिंदुस्तान के अंदर घुस के आ जाते हैं। और जब राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी ये कहते हैं कि पीएम, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई फोन कॉल नहीं हुआ है, तो किस तरीके से ऐलान हो जाता है सीज फायर का? क्यों पाकिस्तान, बिल्कुल कि किस तरीके से ट्वीट हो जाता है। और यदि एक देश का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ये चीज कहता है पब्लिकली आके, तो क्यों आलोचना नहीं होती है? आलोचना होती है सदन के अंदर। थिएटर सिनेमैटिक्स दिखाए गए प्रधानमंत्री के पानी पीते हुए, घबराहट दिखाई गई कि किस तरीके से पानी पी के चुप्पी साध करी गई कि हम डोनाल्ड ट्रंप को आंख नहीं दिखा सकते। क्यों भाई? आप चीन को आंख नहीं दिखा सकते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को आंख नहीं दिखा सकते हैं, फिर फॉरेन पॉलिसी गई कहाँ? सही बात है। आप पहले चीन का नाम नहीं लेते थे प्रधानमंत्री, इशारों में बात किया करते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप के भी नाम नहीं लेते, कहते हैं विश्व के किसी नेता। अरे सर, हिम्मत है, राहुल गांधी ने कहा अगर हिम्मत है नाम तो लीजिए, साफ नाम नाम लीजिए। लीजिए। बताइए कि आपको युद्ध रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा, आपने अपने विवेक से युद्ध रोका। अरे सर, कुछ तो कह दीजिए, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि ट्रेड डील जब होगी अमेरिका के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर चढ़ मरेगा। ये कह रहे थे राहुल जी, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने कह दिया कि ट्रंप ने हमारा युद्ध नहीं रुकवाया है तो पूरी की पूरी पोल खोल कर रख देगा। बिल्कुल पोल खुल जाएगी। आप ये मान के चलिए कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे लैग करी गई, जहां पे राजनाथ सिंह जी को मुख्य आधार पे आईबी की जांच बिठानी चाहिए थी। आईबी का फेलियर है, एलजी का यदि फेलियर है तो आप एलजी को बर्खास्त कीजिए। यदि आईबी का फेलियर है तो जांच बैठाइए। एलजी ने तो माना भी कि उनका फेलियर। बिल्कुल, यदि आईबी तो बर्खास्त कीजिए, और यदि आईबी का फेलियर है जांच बैठाइए। पुलिस का यदि फेलियर है तो जांच बैठाइए। क्यों सरकार अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटके और क्रेडिट की चोरी की देखी जा रही है? लेकिन विशेषकर ये देखा गया कि एलजी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है अभी वर्तमान की भारत सरकार। अगर कुछ अच्छा होता है कश्मीर में तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को दिया जाता है। तो अगर कोई अपराध हुआ वहां पे, अगर कोई आपराधिक गतिविधि होती है, कोई आतंकित गतिविधि होती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी क्यों अमित शाह जी की नहीं होगी? उसकी जिम्मेदारी क्यों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं होगी? सारी जिम्मेदारी कैसे एलजी की हो जाती है? देखिए, जब आप इंडोनेशिया वो वाली वॉर की बात करें तो उसके अंदर भी ये चीज देखी गई कि सेल्फ डिफेंस के अंदर स्टेट अप करते हैं हमला। हाँ, ठीक है। आज हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि हिंदुस्तान ने सेल्फ डिफेंस के अंदर भी क्यों वार नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। यदि यहाँ पे 25 मौतें हुई तो मौत, खून का बदला खून से नहीं लिया जा सकता, तो लेकिन कम से कम एसेट्स डैमेज करके तो लिया जा सकता है। क्या आज पूंजीवाद इस इतना चरम सीमा छू चुका है कि आप पैसों की राजनीति कर रहे हैं, आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जानों के ऊपर पैसा जा चुका है आजकल? सही बात है। आप ट्रेड डील करने के लिए अपने मरे हुए लोगों को, जिन्हें आतंकियों ने मार दिया, उनके लिए आप न्याय नहीं मांग पा रहे हैं, उनके लिए न्याय नहीं कर पा रहे। ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो 4 लोगों के साथ क्या हुआ। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा स्टार्ट होती है तब अमित शाह जी बताते हैं कि कल मुझे बताया गया फोन करके, वीडियो कॉल करके, कि आतंकियों को मार दिया गया। अरे अमित शाह जी, अगर ऑपरेशन पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा अगर आज से 10-15 दिन पहले हो जाते तो क्या ये आतंकी 10-15 दिन पहले मर जाते? क्या ये इन्हें मार दिया जाता? क्या इन्हें मौत के घाट उतारा जाता? नहीं उतारा जाता। क्यों? क्योंकि आप कौन सी खबर दे रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें। कहते हैं ऑपरेशन महादेव की बात की गई कि हमने ऑपरेशन महादेव चलाया। ऑपरेशन महादेव से पहले फॉरेन पॉलिसी का जो जिस तरीके से मजाक बनाया गया, कहाँ गई जयशंकर की आंखों से निकली हुई वो लाइन है? कहाँ गए उनके मुंह से निकले हुए बोल? हाँ, लेजर लाइट निकालती उनकी आंखों से कि भाई, जब स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान का डंका बोलेगा जब जयशंकर उसकी धरती पे उतरेंगे और काला चश्मा पहन के, जब डिप्लोमेसी की चरम सीमा पार होगी। क्या ये डिप्लोमेसी की चरम सीमा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, उस बीच में भी कोई विदेशी पावर अपना पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं दिखाती है। ट्रंप को आपने माथे चढ़ा के बैठा हुआ है, वो आप पे टैक्सेस लगा रहा है, आपको डर है ट्रंप से।
ये नेगेटिव आने लगा रहा है, मान कर रहा है भारत का और भारत देश की जनता का, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री में इतना भी मादा नहीं है, इतना भी वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं कि ट्रंप से कहें कि बस बहुत हो गया, भारत का प्रधानमंत्री मैं हूं, भारत के अच्छे बुरे का फैसला मैं लूंगा, भारत के अच्छे बुरे का फैसला यहाँ का चुना हुआ प्रधानमंत्री लेगा, यहाँ की जनता लेगी, ना कि तुम। इससे बहुत अच्छा जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुझे एक चीज का याद है कि वियतनाम 20 साल तक अमेरिका के डोमिनेंस के अंदर था, कि अमेरिका दबा के रखता था वियतनाम को। जब वो 20 साल के अंदर अंदर नहीं झुका, हिंदुस्तान के रिलेशन हमेशा से ही अच्छे थोड़ी थे, कभी नहीं थे। 91-92 के बाद रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हुए थे अमेरिका के साथ, उससे पहले तो आज एक बात बताइए, मैं ज्यादा टाइम की भी बात नहीं करूं तो नरेंद्र मोदी सरकार के पहले के 11 साल जो मूलते जिन सालों को अच्छे से गिना जाता है, उन 11 सालों के अंदर भी ये चीज देखी गई कि आप ट्रम्प से दबते हैं, आप अमेरिका की सरकार से दबते हैं, आप ट्रम्प को अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं। क्या ये मित्रता है? आपको साफ कहना चाहिए था कि हमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए विदेशी आधार पे। बिल्कुल, आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा आपस के बीच का मैटर है। अल्टीमेटली पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, यदि हम अखंड भारत की बात करें तो आप बोल ही नहीं सकते। अच्छा, जब हम अखंड भारत की बात करें तो पीओके के हिस्सा मांगने के लिए सिर्फ क्या सदन ही है? क्या सिर्फ जान दे देंगे अमित शाह, जान ले देंगे पीओके हमारा लिए? क्या जब आज सबसे अच्छा मौका था, हिंदुस्तान की सरकार ने, वजीर आजम ने ये मौका छोड़ा है खुद अपने हाथों से। यदि हम लोग मूल आधार जो पीओके की बॉर्डर लाइन जहां से कनेक्ट होती है और हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करी जाए, तो उस जगह पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर देखा गया है, और वजीर आजम के द्वारा खुद और उनके कैबिनेट के द्वारा खुद ये चीज मूलतः आधार बनाई गई है कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से डरता है। ये दुनिया भर में देखा गया कि सब लोग ये एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को और पाकिस्तान को। जिस चीज के लिए नेहरू ने, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने, उसके बाद मनमोहन सिंह ने, और उससे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या और भी उसके बाद के जितने प्रधानमंत्री रहे, सबने जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस है जितना एक पौधे में और एक बड़े से वृक्ष में डिफरेंस होता है। भारत वो वृक्ष था और वो पाकिस्तान पौधा था जो मरने के कगार पे था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फोरम पर भारत और पाकिस्तान सेम पेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अच्छे हैं, तो ये शर्मनाक है हमारे लिए, ये शर्मनाक है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि पाकिस्तान का नाम आपके साथ एक सांस में, एक सेंटेंस में लिया जा रहा है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक कराई, आपने बालाकोट कराया, फिर पहलगाम हुआ, ठीक? आप ये चीज समझिए कि डिटरेंस कहाँ है, कि पहलगाम हुआ, बालाकोट हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हो चुका था, उसके बाद भी इतनी डिटरेंस नहीं थी कि पहलगाम को हमने अजमाया। 25 लोगों की, 24 लोगों की जो जानें थी, उसका बदला किस तरीके से लिया जाए? पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट तोड़ के, पाकिस्तान को कमजोर करके। आप चीन से सवाल क्यों नहीं पूछते कि किस तरीके से सप्लाई हुई हथियारों के? आप जितना पाकिस्तान की गलती मान रहे हैं इस चीज में, चीन से डरना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जिस तरीके से, यदि आप चीन की बात करें तो वाटर इंड्रेंस हो रही है, बाढ़ परिस्थ एरिया एक पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक विशालकाय डैम, बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है, तो आप बताइए किस तरीके से स्टेब्लिश हो सकेगी ये बात? चीन से डरना, पाकिस्तान से डरना, अमेरिका से डरना, अब बचा क्या है? कल को आप वियतनाम से भी डरने लग जाएंगे, कल को आप श्रीलंका से भी डरने लग जाएंगे, कल को आप नेपाल से भी डरने लग जाएंगे, अपना देश से भी डरने लग जाएंगे। बिल्कुल। ये डर की राजनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लागू की, जिसमें हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर भारतीयों को लड़ाया, और आज ये देखने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे हमारे पड़ोसी देशों में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। बिल्कुल। नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। अभी जब मालदीव्स गए प्रधानमंत्री जी, उससे पहले मालदीव्स के अगेंस्ट भी कितनी सारी बातें की गई। आप वो सारी चीज, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं। आप कश्मीर के मुद्दे पे बात कर लीजिए। कश्मीर से आपने 370 हटाया, कश्मीर से आपने सारी हर तरीके का प्रोटेक्शन देने का वादा किया गया वहां की जनता को। आप एक बार बताइए, 4 लाख की आपके पास सेना होने के बावजूद भी 4 लोगों का वहां पे ट्रेस पासिंग हो जाती है, और वहां पे इतना बड़ा अपराध। आज तो हम लोग किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से दिखती नहीं है। हम लोग हमला कर नहीं पाते, हम लोग पाकिस्तान को दांतों तले चले दबा नहीं पाते हैं, फिर हम कर किस पाएंगे? पता नहीं किससे लड़ाई वाली बात है कि युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या बात है।
हम लोग तमाम बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी जी लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे चाइना को, और उसके बाद देखने को मिलता है कि झूला झूल रहे थे साथ में ही। नरेंद्र मोदी जी वो मुख्यमंत्री हैं जो आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा बार चाइना गए होंगे मुख्यमंत्री रहते के तौर पे। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पे हर दिन कहा करते थे कि डॉलर को मजबूत किया जाएगा, अमेरिका को उसके भाषा में जवाब दिया जाएगा, हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। लेकिन जब युद्ध हो रहा था तब ये देखने को मिला कि जयशंकर जी हर बार ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने यो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसे जैसे वो अपने मास्टर को बता रहे हैं कि सर हमने ये कर दिया है, सर हमने ये कर दिया है। आखिर क्या जरूरत थी? नहीं, आप वो सारी चीजें छोड़िए, आप ये चीज देखिए कि जिस समय पे विपक्ष ने ये चीज बताई थी कि 370 का जो एब्रोगेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके बावजूद आपने एक कश्मीर जैसे शहर को, कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है आपने। प्रधानमंत्री को हर बार ये चीज, हर तरीके से ये चीज समझाई गई थी, ऑल पार्टीज मीट में भी ये चीज समझाई गई थी। हाँ, कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कि जब हम लोग हमारे स्टैटिक्स पे ही बात नहीं कर पा रहे, आपको जमीनी धरातल पे आना पड़ेगा, आपको इन सारी चीजों के अंदर आके एक कंसेंसस बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखें कश्मीर को, और किस तरीके से हम लोग, भाई आप FATF के बारे में बात कर लीजिए, सरकार तथ्य दे ही नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं बता रही गवर्नमेंट। बिल्कुल, आज सबमरीन का डेटा हमारे पास सबमरीन नहीं है। आप ये देखिए कि हम लोग किस तरीके से हम लोग खर्चा इतना कर रहे हैं, फ्रांस से हम लोग चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग रशिया से चीजें ले रहे हैं, इतने देशों से चीजें ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप डरते हैं। फिर हिंदुस्तान डिफेंस सिस्टम पे अपना पैसा खर्च ही क्यों कर रहा है? मैं मानता हूं कि हमेशा से एक विचारधारा रही है कि हम लोग डिफेंसिव रहे हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये चीज रही है हमेशा से हिंदुस्तान की, कि यदि हम पे हमला होता है तो हम उसके लिए सेल्फ डिफेंस में चीजें करते आए हैं। लेकिन ये लाल आंख है, ये जयशंकर की डिप्लोमेसी है, 56 इंच का सीना, यही बिल्कुल आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इन सारी चीजों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कितना जस्टिफाई कर पाएंगे अपने कारनामों को, आप कितना जस्टिफाई कर पाएंगे अपने किए हुए कृत्यों को? ये तमाम चीजें राष्ट्र देखेगी, ये देश देखेगा, यहाँ की जनता देखेगी। हम लोग जब भी डिबेट्स वगैरह करते हैं तो प्रियांश भारद्वाज जी खत्म करना चाहते हैं किसी डेटा के साथ, किसी लाइन के साथ, तो एक डेटा और एक जो अपना इन्हें पंच लाइन पसंद आता हो वो बोल दें प्रियांश भारद्वाज जी, और आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रियांश जी, अब माइक आपका है, अब स्टेज आपका है। तो डेटा के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट मूलतः अभी हम लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है और हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, वजीर आजम की जो मूलतः जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि अमेरिका से या तो संबंध ठीक करे जाएं, बिल्कुल ठीक है, ऐसी दोस्ती हमारे किसी काम की नहीं है जो कभी भी हमें उल्टी लाल आंखें, ऊनो रिवर्स कार्ड जिसे कहा जाता है, उल्टी आंखें हमें दिखा दी जाए। हिंदुस्तान सोवरन है, उसको अपनी शक्तियों का आगाज कराना चाहिए, ठीक है। अमित शाह जी को विभीषण नहीं बनना चाहिए, अमित शाह जी को जामवंत बनना चाहिए, और उन नरेंद्र मोदी जी की जो असली ताकतें हैं उसका आगाज कराना चाहिए। और जिन लाइनों के लिए आप बात कर रहे थे वो एक लाइन के साथ जोड़ता हूं मैं कि अगर हिंदुस्तान ट्राई करेगा तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठेस पहुंचाई जा सकती है, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको तोड़ा जा सकता है। किसने? इस प्रकार से कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया सारी, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। धन्यवाद। चलिए, इसी शेर के साथ आज के एपिसोड का समापन करते हैं हम लोग। प्रियांश भारद्वाज जी के साथ अगर फिर मौका मिला तो हम फिर बातचीत करेंगे। तब तक मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।